ये आपका नया चैप्टर है डिपॉजिटरीज एक्ट। आपने ये वर्ड सुना है डीमैटेरियलाइजेशन या डीमैट वर्ड सुना होगा ऑफ सिक्योरिटीज। एनी गैस? बिजनेस स्टडी में आता था आपके 11th-12th में, आई थिंक फाउंडेशन में तो कहीं नहीं आया होगा, बीकॉम में भी नहीं होगा, बट थोड़ा सा उसमें आता था बिजनेस स्टडी में। कुछ आइडिया क्या है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डिपॉजिटरी एक्ट? यस, और कोई बताएगा डीमेटलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है? देखो, आपकी पॉकेट में जो नोट पड़े हैं, करेंसी है, वो फिजिकल फॉर्म है, और अगर बैंक में डिपॉजिट कर दो तो क्या बोलते हैं हम उसको? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इतना जानते हो आप? ऐसे ही शेयर्स, डिबेंचर पहले क्या चलते थे? फिजिकल फॉर्म, और बाद में क्या हो गई वो? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और देखो मैंने ईयर कौन सा डाला है? 1996। मतलब 96 से पहले कंपनी जो थी वो सिक्योरिटीज इशू करती थी सारी फिजिकल फॉर्म में। 1996 से पहले सिर्फ क्या चल रहा था? फिजिकल फॉर्म, और इसके बाद आ गई, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी बोल सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी बोल सकते हैं। अब फिजिकल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जब हुई तो ये कंपलसरी हुई फॉर पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड है। ये 1996 में हुआ था, और अभी 2019 में हुआ है फॉर ऑल पब्लिक कंपनी। अगर कंपनी लॉ जिनका हो चुका है, प्रोस्पेक्टस का चैप्टर सेक्शन 29, प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में एक सेक्शन 29 आता है, वो ये कहता है कि पब्लिक कंपनी जो भी सिक्योरिटीज इशू करेगी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी। अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है। अमेंडमेंट से पहले था कि जिस कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं वही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू करेगी, बट अब क्या कर दिया गया है? एवरी पब्लिक, चाहे वो लिस्टेड है और अनलिस्टेड। लिस्टेड और अनलिस्टेड में क्या डिफरेंस जानते हो? लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर है तो लिस्टेड कैसे होती है? जिसने पब्लिक को इनवाइट किया सब्सक्रिप्शन के लिए तो उसको लिस्टिंग कंपलसरी है। तो सेक्शन 29 ऑफ कंपनी एक्ट कहता था कि जो कंपनी पब्लिक को सिक्योरिटीज ऑफर कर रही है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही करना है, फिजिकल फॉर्म में नहीं करना। बट अभी जो अमेंडमेंट आई जून के लिए आपके लिए एप्लीकेबल है। रूल 9(9)(a) नए आए थे कंपनी लॉ में, दिसंबर के लिए भी एप्लीकेबल थे, किए भी होंगे, कि अब ऑल पब्लिक कंपनी शैल इशू सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बाद में शेयर होल्डर उसको फिजिकल फॉर्म में करवा लेता है। देखो ये दुनिया चलती कैसे होगी, पहले एक बार मैं बैकग्राउंड पर आता हूं। जब भी कोई कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है, ये दो तरह से होती हैं। प्राइवेट ऑफर होती है, जिसको प्राइवेट प्लेसमेंट आप पढ़ते हो कंपनी लॉ में, और दूसरी कौन सी हो जाती है? पब्लिक ऑफर। ये दोनों के केस में अलॉटमेंट होगी। अलॉटमेंट अगर फिजिकल फॉर्म में हो रही है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये कंपनी की मर्जी है, दोनों कैसे भी करे। बट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कंपलसरी कब हो गई? जो हमने अभी बात करी, फॉर पब्लिक कंपनी, कि अब आप किसी भी पब्लिक कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर खरीदोगे, चाहे आप उससे प्राइवेटली लो, चाहे आप पब्लिक इशू में सब्सक्राइब करो, दोनों ही केसेस में आपको सिक्योरिटीज किस फॉर्म में आएंगी? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इसको अब और थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूं। डीमोनेटाइजेशन का टाइम याद करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोट बंद कर दिए थे।
नए नोट कैसे आए थे हमारे पास? आरबीआई से बैंक में आए, बैंक से हमारे पास आए। मतलब गवर्नमेंट जब भी करेंसी प्रिंट करती है, चाहे वो 100 के नोट हैं, 500 हैं, 2000 हैं, 10 है, 20 है, कुछ भी है, वो करेंसी की जिम्मेवारी किसके पास आ जाती है? आरबीआई। आरबीआई के पास जब नोट आते हैं तो वो आगे किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है? हम आरबीआई के पास डायरेक्ट नहीं जाते, हमारे पास सोर्स क्या है? पैसों का एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है? बैंक के थ्रू। बैंक अब बहुत सारे हैं, सपोज एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, खूब सारे बैंक हैं। यहां पर लोगों के क्या होते हैं? बैंक अकाउंट। वो कौन सा होगा? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या एफडी। आम जनता के बैंक अकाउंट होते हैं। ये बैंक अकाउंट किसके हैं? आम जनता के। इस बैंक अकाउंट में क्या रखा जा रहा है? पैसे। अब अगर इस जनता ने अपने पास रख लिए तो ये किस फॉर्म में है? और अगर यहां पड़े हैं तो क्या फॉर्म है? आपको पासबुक में एंट्री मिल जाती है कि आपका इतना अमाउंट डिपॉजिट है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। अब उसको आप आगे फर्दर ट्रांसफर करो। सपोज आपको आईसीआईसीआई की फीस देनी है। आईसीआईसीआई क्या फिजिकल फॉर्म लेता है या इलेक्ट्रॉनिक? इलेक्ट्रॉनिक। अब आपको फीस डिपॉजिट करनी है और आपके बैंक में बैलेंस नहीं है और आपके घर में पैसे पड़े हैं, तो आपको पहले उसको किस में डालना पड़ेगा? बैंक से फिर ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी नोट प्रिंट कर रही है वो तो ऑलवेज किस फॉर्म में दे रही है आरबीआई को? फिजिकल। गवर्नमेंट क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म प्रिंट करती होगी? गवर्नमेंट किस फॉर्म में दे रही है? आरबीआई के पास भी किस फॉर्म में आ रहे हैं? फिजिकल। आरबीआई से बैंकों में भी किस में जा रहे हैं? बट यहां पर कौन सी फॉर्म आ जाती है फिर? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब हमारे फंड्स जब तक बैंक में पड़े हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, जब बैंक से विड्रॉ कर लिया हमने फिजिकल फॉर्म, फिर हम दोबारा जमा करा दें फिर क्या हो जाएगा? तो ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है। अब इसी को सेम कंपनी लॉन में या कंपनी के ऊपर अप्लाई किया गया कि सिक्योरिटीज को भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कर दो। अब पहली बात तो फिजिकल फॉर्म क्या है? अब ये जो मेरी जेब में अगर नोट पड़ा है तो ये फिजिकल फॉर्म है। ऐसे ही शेयर्स भी फिजिकल फॉर्म में होते थे। दिस इज फिजिकल फॉर्म। कुछ लोगों ने देखा हुआ होगा, ये शेयर सर्टिफिकेट, ये रिलायंस का शेयर सर्टिफिकेट है। ये पहले फिजिकल फॉर्म ही चलती थी। ये एक जिंदल कंपनी है, जिंदल का है, अलग अलग कंपनियों के सर्टिफिकेट्स होते थे। तो ये फिजिकल फॉर्म में शेयर आते थे, फिजिकल में ही बाइंग सेलिंग होती थी। मतलब अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स लेने हैं तो सबसे पहले मुझे शेयर अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन वर्ड अकाउंट्स में पढ़ चुके हो, पहले एप्लीकेशन जाती है तो एप्लीकेशन किसी फॉर्म में जाएगी ना, दिस इज शेयर एप्लीकेशन फॉर्म। जब हम किसी भी कंपनी के शेयर्स लेते हैं तो ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, कंपनी के पास जाएगा, हमने कितने शेयर लेने हैं इसमें फिल करेंगे, प्लस इसके साथ क्या लगाएंगे हम? एप्लीकेशन मनी जो कंपनी ने मांगी है, ये कंपनी के पास चला जाएगा, कंपनी अलॉटमेंट करेगी, अलॉटमेंट करके हमें सर्टिफिकेट दे देगी। अब जिसके पास जितने शेयर हैं उसके हिसाब से सर्टिफिकेट आएंगे और मैक्सिमम सर्टिफिकेट होता था तब 100 शेयर का। तो मान लो मैंने 200 शेयर अप्लाई किए तो कंपनी मुझे कितने सर्टिफिकेट भेजेगी? 100 ईच के 2 भेज देगी, 300 किए तो 100 के 3 भेज देगी। इस तरह से अगर किसी ने लाखों शेयर अप्लाई कर दिए तो क्या आएंगे? हजारों सर्टिफिकेट आएंगे। तो ये फिजिकल चलता था। अब मान लो मैंने ये रिलायंस के शेयर ऐसा एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिया और रिलायंस ने मुझे शेयर्स दे दिए, तो पहले स्टॉक एक्सचेंज पर इसी की बाइंग सेलिंग होती थी। अब मैं जब ये शेयर सेल करूंगा, सपोज मैंने ये शेयर आपको सेल किए तो ये सर्टिफिकेट आपको दूंगा। इस सर्टिफिकेट पर कंपनी ने क्या लिख कर दिया कि यू आर शेयर होल्डर विद दिस अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स। कंपनी लॉ का सेक्शन 44, 45 अभी आना आपका कंपनी लॉ में आने वाला है, वो इसी की बात करता है। शेयर्स
शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी, मूवेबल गुड्स, कंपनी लॉ में इसके बारे में बोला गया है। अब ये सर्टिफिकेट मूवेबल गुड्स है, मतलब मैंने सेल करना हुआ तो कंपनी के पास नहीं जाऊंगा, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी अपने शेयर वापस नहीं खरीदेगी। पब्लिक कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल। फ्री ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब है ये शेयर मैं आपको दे दूं, आप कंपनी के पास भेजोगे, कंपनी मेरा नाम काटेगी, आपका नाम ऐड कर देगी। तो उसके बैक साइड पर ये नाम चलता था। जैसे अभी मेरे नाम का सर्टिफिकेट है, अब मैंने आपको दे दिया, आप कंपनी को भेजोगे तो पीछे क्या आ जाएगा? आपके नाम का सर्टिफिकेट। बट जब मैं ये शेयर आपको दूंगा तो उसके साथ एक शेयर ट्रांसफर फॉर्म अटैच होगा। दिस इज शेयर ट्रांसफर फॉर्म। इसको SH4 भी बोलते हैं। कंपनी लॉ में नया फॉर्म है, ये ओल्ड कंपनी लॉ का फॉर्म दिखा रहा हूं मैं आपको, वो भी इसी तरह का फॉर्मेट है। मतलब मैंने ये शेयर्स लिए, आपने कहा मुझे रिलायंस के शेयर खरीदने हैं, कंपनी बार बार इशू नहीं कर रही, तो आप स्टॉक मार्केट में जाके खरीदोगे या डायरेक्ट किसी से खरीदोगे? मैंने आपको ये शेयर सेल करने हैं तो साथ में क्या लगाना पड़ेगा? एक ट्रांसफर फॉर्म लगेगा, मैं इस पर अपने साइन करूंगा, आपकी डिटेल्स लिखूंगा, नाम लिखूंगा और अपनी डिटेल्स लिखूंगा और आपको दे दूंगा, आपसे पैसे ले लूंगा, मेरा आपका काम खत्म। अब आपके नाम ये शेयर कैसे होंगे? कंपनी के पास जाओगे आप, इसको लेकर कंपनी इस रिकॉर्ड को चेक करेगी, अपने पास रख लेगी और इस सर्टिफिकेट पे पीछे आपका नाम लिख देगी। सपोज आप एक कोई घर खरीदते हो, प्रॉपर्टी खरीदते हो, मैंने आपको एक फ्लैट बेच दिया, आपने मुझे पैसे दे दिए, मैंने आपको चाबी दे दी, क्या काम खत्म हो गया? क्या करना पड़ता है? क्यों करनी पड़ती है? कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नाम किसका है? आपकी ऑनरशिप सिर्फ पैसे देने से और चाबी लेने से नहीं आएगी। किससे आएगी? गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आपका नाम चेंज। ऐसे ही कंपनी के रिकॉर्ड में अभी नाम किसका है? मेरा, बाद में किसका हो जाएगा? आपका हो जाएगा। तो ये पहले सारा काम ऐसे ही चलता था फिजिकल, बट अब क्या हो गया होगा? अब ये शेयर्स फिजिकल वैलिड हैं, बट मैं सेल करना चाहूं तो ये सेल नहीं हो सकते। इसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाना पड़ेगा। मतलब जैसे आपको अगर अपने नोट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करने हैं तो बैंक अकाउंट में जमा कराने पड़ेंगे, ऐसे ही मुझे इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना है तो मैं इसको डीमैट अकाउंट में जमा कराऊंगा। शेयर्स के लिए जो अकाउंट बोला जा रहा है वो कौन सा अकाउंट है? डीमैट अकाउंट। और जो करेंसी के लिए हम उनको क्या बोल देते हैं? बैंक अकाउंट। फिर बैंक अकाउंट के अलग 3 तरह से हो जाते हैं, सेविंग है, करंट है या FD है। क्लियर हुआ जी यहां तक? तो ये दुनिया कैसे चल रही होगी अब देखना। जैसे गवर्नमेंट ने करेंसी प्रिंट की थी तो कंपनी ने क्या किया? अलॉटेड सिक्योरिटीज। वो सिक्योरिटीज कंपनी किसको दे देगी? डिपॉजिटरी को। नाम सुने? 2 डिपॉजिटरी हैं, NSDL और 2 डिपॉजिटरी हैं। ये एक तरह से RBI की तरह काम कर रहे हैं, बट फर्क क्या है? करेंसी के लिए एक ही RBI एजेंसी है, बट सिक्योरिटीज के लिए 2 एजेंसी हो गई, NSDL और CDSL। इनके नीचे आ जाते हैं जहां पर बैंकों की तरह जो काम कर रहे हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इनको बोला जाएगा DP। ये किसकी तरह हो गए? मतलब अब यहां पर इन्वेस्टर्स, पब्लिक की जगह वर्ड कौन आ जाएगा यहां पर? ये है कौन? अल्टीमेटली आम जनता। अब यहां पर कौन सा अकाउंट खुलेगा? डीमैट अकाउंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी अब खूब सारे होंगे, जैसे बैंक हैं वैसे ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होंगे। डीमैट अकाउंट में क्या रखे जा रहे हैं? या सिक्योरिटीज, और यहां पर क्या रखा जा रहा है? फर्क समझ आ रहा है दोनों में? ये अकाउंट अल्टीमेटली किसके हैं? यहां पर। और अगर इन्होंने बाहर निकाल लिया तो क्या हो गया? ये मतलब मेरे पास ये शेयर कैसे आए होंगे? अगर आज नए आए तो ये डायरेक्ट मेरे पास ऐसे नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? कंपनी किसको दे देगी? डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी कहां ट्रांसफर करेगा?
जहां मेरा डीमैट अकाउंट होगा। डीमैट अकाउंट में पड़े हैं तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मैंने विड्रॉ कर लिए तो फिजिकल फॉर्म। क्लियर हुई जी बात? तो ये चैप्टर है जो आप पढ़ रहे हो कि ये सिस्टम कैसे चलता है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हर कंपनी को सिक्योरिटीज इशू करनी है और अब पब्लिक कंपनी को तो कंपलसरी कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होगी। इसका फायदा क्या हुआ होगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का? बैंकों में पैसा रखने का फायदा क्या है? आपके घर पे रखो और बैंक में रखो, क्या फर्क है? इंटरेस्ट छोड़ दो, बाकी मान लो बैंक इंटरेस्ट नहीं दे रहा, फिर भी आप करंट अकाउंट में पैसे पड़े हैं, आपके घर पे पड़े थे, आपने करंट अकाउंट में दे दिए, बैंक पे इंटरेस्ट तो नहीं दे रहा उस पर, बट फायदा क्या है? तब भी सेफ्टी है, चोरी नहीं हो सकते, कहीं बाढ़ आ जाए, आग लग जाए, चूहे खा जाए, कीड़े खा जाए, घर में पड़े हुए नोट खराब हो सकते हैं। दूसरा, ट्रांसफर इजी हो गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, फिजिकल ट्रांसफर मुश्किल थी। अब अगर एक बिजनेसमैन को यहां से बॉम्बे 5 करोड़ रुपए भेजने हैं, हमने बॉम्बे से कुछ गुड्स मंगाई हैं और 5 करोड़ भेजने हैं, अगर नोट भेजने हो या सिर्फ चेक भेजना हो, बेटर क्या है? सेफ्टी है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर भी आ गई अब तो, चेक भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक का ही पार्ट है, या आप नेट बैंकिंग से कर दो, आरटीजीएस कर दो, किसी भी तरीके से आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक होने के फायदे क्या हुए? फास्टर ट्रांसफर, सेफ्टी हुई, इजी हुआ, हैंडल करना आसान हुआ। अब मुझे घर पे नोट संभालने की टेंशन नहीं है, तो ऐसे ही घर पे ये शेयर संभालने की टेंशन नहीं है। बट अगर मैं फिजिकल में रखना चाहूं तो मना नहीं करते। जैसे आप नोट घर पे रखना चाहो, क्या गवर्नमेंट मना करती है? हमारी मर्जी है, हम बैंक में रखें या, बट आईसीआईसीआई क्या कह रहा है कि मैं फीस किस में लूंगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक में। ऐसे ही शेयर्स की दुनिया में भी आप फिजिकल रखो, आपकी मर्जी है, बट ट्रांसफर जब आप करने जाओगे तो किस फॉर्म में होंगे? सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब मुझे अगर ये आपको बेचने हैं तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? तो मेरे को डीमैट अकाउंट चाहिए एक, तो मेरे को सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट खोलूंगा, तो वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास इस तरह का डीमैट अकाउंट फॉर्म होता है। हम ये एक फॉर्म फिल करेंगे, इसमें डिटेल्स लिखेंगे, अपना नाम, नॉमिनी का नाम, जैसे बैंक अकाउंट खुलता है सेम डीमैट अकाउंट खुलेगा। उसके बाद ये अकाउंट जब ओपन होगा तो बैंक जब बैंक अकाउंट ओपन करता है तो आपको क्या दे देता है? एक चेकबुक देता है। तो इसी बेस पर मुझे एक ये चेकबुक की तरह मिलेगी। आपने डीमैट अकाउंट खोला तो ये फॉर्म फिल किया, बैंक आपको क्या दे देगा? ये इसको बोलते हैं डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, DIS। आपकी बुक में सब लिखा हुआ है, अभी आ रहा है। चेकबुक की तरह ही हो गई एक तरह से। अब मैं पहले ये शेयर्स क्या करूंगा? इस अकाउंट में डिपॉजिट करूंगा। अब मैं आपको बेचूंगा, तो मैं आपको सेल करूंगा, तो कौन सी स्लिप भरूंगा? ये मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर कैसे होंगे? भाई पैसा कैसे ट्रांसफर होता है? चेक से ही होता है ना। तो चेक पे आप किसका नाम लिखते हो? जिसको पैसे देने हैं। ऐसे ही शेयर्स मेरे को ट्रांसफर करने हैं, तो मैं यहां पर आपका नाम, आपका नंबर, ये डिटेल सारी फिल कर दूंगा। ये जैसे इसकी कार्बन कॉपी है, मतलब ओरिजिनल कॉपी मैंने आपको दे दी या जिसको भी बेचे होंगे, और यहां पर कंपनी का नाम, क्वांटिटी और साइन कर दिए, तो ये मैं आपको दे दूंगा। तो अभी शेयर मेरे अकाउंट में पड़े हैं, ये आप अपने पास डिपॉजिट करोगे तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या ये सेम करेंसी की तरह नहीं चल रहा, बैंकिंग सिस्टम की तरह? फर्क क्या है? सिर्फ वहां पैसे हैं, यहां शेयर्स। क्लियर हुई बात? एक क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि डिपॉजिटरी सिस्टम इज वेरी मच लाइक बैंकिंग सिस्टम। कमेंट। अभी दिखाता हूं क्वेश्चन। क्या ये सिमिलर नहीं लग रहा है? सिमिलर। फर्क क्या है? आरबीआई किस चीज का कंट्रोलर है? पैसे का। यहां पर आरबीआई की तरह एजेंसी कौन सी काम कर रही है? डिपॉजिटरी। वो सिक्योरिटी संभाल रही है। आरबीआई के आगे एजेंट कौन है? बैंक। तो डिपॉजिटरी के एजेंट कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। पब्लिक पैसे के मामले में डील करती है बैंकों से, तो सिक्योरिटीज के मामले में किससे डील करेगी? डीपी से, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से। अब आपको इस चैप्टर में यह पढ़ना है कि ये होते क्या हैं, रजिस्टर्ड कैसे होते हैं, और डीमैट रीमैट कैसे होता है, और इनकी ऑडिट। इन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की क्वार्टरली ऑडिट है। यह आपका वर्क एरिया आएगा।
आप ये मत सोचो कि कंपनी में काम कर रहे हैं तो क्या काम कर रहे हैं, ये आपका काम है। अभी ये सब लिखवाऊंगा। सेबी ने और एनएसडीएल ने कंपलसरी किया हुआ है कि इनकी हाफ ईयरली और क्वार्टरली ऑडिट होगी, इंटरनल ऑडिट, कंकरेंट ऑडिट। अब यहां पर ऑडिट किस चीज की होगी? बैलेंस शीट पी एंड एल की नहीं, ये शेयर्स के नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, इसकी ऑडिट। ये आपका वर्क एरिया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी दोनों अलाउड है। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ही इनकी ऑडिट करेगा। इनकी ऑडिट रिपोर्ट एनएसडीएल को जाएगी, सेबी को जाएगी कि ये प्रॉपर अपना सिस्टम प्रॉपर चला रहे हैं या नहीं। जैसे बैंक ऑडिट भी सुना होगा आपने। बैंक ऑडिट कौन कंपलसरी करता है? आरबीआई। एक होती है इनकम टैक्स ऑडिट जो सीए कर रहे हैं, वो तो हो रही है पी एंड एल बैलेंस शीट की। बैंक ऑडिट कौन करता है? कोई भी प्रोफेशनल, और उसका पर्पस क्या होता है कि बैंक अपने इंटरनल रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो आपका भी वर्क एरिया क्या आएगा? इन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की ऑडिट, कि ये लॉज को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। लॉ क्या है वो हम पढ़ रहे हैं, उन्हीं को इन्होंने आगे करना है। क्लियर हुआ जी? तो थोड़ा सा हमें समझ आया चैप्टर क्या है। ये चैप्टर किसकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज इशू कैसे हो रही हैं और अलॉट कैसे हो रही हैं। तो पहले तो आप ये नोट करो स्लाइड। पहला क्वेश्चन कि दोनों में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या ये बैंकिंग सिस्टम की तरह है?
आपको मालूम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रॉपर्टी भी कोशिश कर रही है ऑनलाइन हो जाए, प्रॉपर्टी की ट्रांसफर। प्रॉपर्टी तो ऑनलाइन नहीं होगी, प्रॉपर्टी की ट्रांसफर। हाँ, बहुत बुरा हाल हो जाएगा, प्रॉपर्टी के रेट धड़ाम गिरेंगे अगर ये हो गया तो। और प्रॉपर्टी का बिल्कुल एक जैसे हमारा पैन कार्ड होता है ऐसा एक कार्ड बन जाएगा, कोई रजिस्ट्री के कागज नहीं संभालने, कुछ नहीं करना है। जिसके नाम प्रॉपर्टी 1 मिनट में अकाउंट देख लेंगे इनकम टैक्स वाले, इलेक्ट्रॉनिक होते ही पता चल जाएगा। आज अगर आरबीआई को चेक करना हो, हमारे मान लो मैंने 5 अकाउंट खोले हुए हैं बैंक में, पांचों में अलग अलग पैसे जमा करा रखे हैं, अगर इनकम टैक्स वालों को चेक करना हो तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा उनको। वो सिर्फ मेरा पैन नंबर आरबीआई के नॉर्म्स पे डालेंगे उसकी साइट पर, सर्वर पर, तो मेरे पैन नंबर से ऑल ओवर इंडिया जितने बैंक अकाउंट खुले हैं सामने लिस्ट आ जाएगी, किसमें कितना बैलेंस है सब आ जाएगा। अब ऐसे ही शेयर्स में होगा, जब डीमैट अकाउंट खुलेगा तो आपको क्या देना पड़ेगा, पैन कार्ड देना पड़ेगा, वो पैन नंबर दबाएंगे पता चल जाएगा किसने कितने शेयर्स खरीद रखे हैं। और ऐसे ही अगर प्रॉपर्टी हो गई तो 2 नंबर वाले कितनी बुरी तरह से फंसेंगे, नेता लोग फंसेंगे जिन लोगों ने प्रॉपर्टी ले रखी है। और एक एक्ट आया है बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, मोदी जी अपनी स्पीच में बोलते भी रहते हैं कई बार कि 30 साल से अटका हुआ था, हम लेकर आए हैं इसको। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट आपका इकोनॉमिक लॉ में पढ़ना है, चैप्टर है, और उसमें यही है कि अगर कोई भी बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ी गई तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो जाएगी। बेनामी का मतलब होता है पैसे मेरे हैं, प्रॉपर्टी आपके नाम है। तो ये 2 नंबर वाले नेता लोग क्या करते हैं, सारे अपने नाम नहीं खरीद के अपने भाई बंधुओं के नाम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, ऑनरशिप उनकी है। तो अगर ऐसा हुआ कि जिसके नाम प्रॉपर्टी है एक्चुअल ऑनर कोई और है, वो नहीं है, तो उसको बेनामी बोला जाएगा और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज है। तो इस प्रॉपर्टी को खैर इतनी जल्दी होने नहीं देंगे, क्योंकि खुद करने वाले ही तो फंसेंगे ना, जिन्होंने लॉ पास करना उन्हीं की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी मिलेंगी। आपको मालूम है जितने भी बड़े बड़े मॉल्स हैं, आधे से ज्यादा नेताओं के डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा ही नेताओं को लगा हुआ है। इतने बड़े बड़े मॉल का पैसा फंडिंग कौन करता है पीछे से, सब ये बड़े लोग हैं, और सब 2 नंबर का पैसा चल रहा है। तो पहले शेयर्स की दुनिया में भी चलता होगा कि नहीं, शेयर्स भी लिए जाते होंगे। अब मुझे बताओ ये जो शेयर्स हैं इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये कागज का टुकड़ा है जैसे प्रॉपर्टी के कागज, बट एक्चुअल वैल्यू किसकी है, प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी के पेपर से ट्रांसफर क्या होती है, ऑनरशिप। अब अगर एक कंपनी जब शेयर अलॉट करती है, पहले कैसे करती होगी और अब कैसे करती है ये देखना। सपोज एक एबीसी लिमिटेड का पब्लिक इशू आया, उसने 1 करोड़ शेयर्स एट द रेट 50 इशू किए, तो कितने रुपए का इशू आया ये, 50 करोड़ का। अब ये इशू का टारगेट कौन था, इन्वेस्टर्स। और इन्वेस्टर्स तो बहुत सारे होंगे, लाखों में होंगे, करोड़ों में होंगे। अब ये इन्वेस्टर सबसे पहले यहां पर क्या देंगे, सब्सक्रिप्शन आएगा, कंपनी इनको क्या देगी, अलॉटमेंट देगी। अगर ये सिस्टम कौन सा चल रहा था, फिजिकल। अब 1 करोड़ शेयर मान लो ये 10,000 शेयर होल्डर बन गए, तो किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 500, सबके घर में ये पेपर प्रिंट होकर गया होगा कि नहीं। अगर मैं कंपनी हूं, मैंने कहा आप मेरे 1 करोड़ शेयर लो, आप में से ए हैं, उन्होंने कहा मैं 100 शेयर लूंगा, बी ने कहा मैं 500 शेयर लेता हूं, सी ने कहा 200, डी ने कहा 1000, ई ने कहा 1 लाख। तो मैंने सबको अलग अलग सर्टिफिकेट प्रिंट किया होगा 100 ईच का, और सबको घर पे कैसे भेजा होगा, कोरियर से या बाय पोस्ट भेजा होगा। तो मेरा खर्चा बढ़ा क्या नहीं बढ़ा,
10,000 कोरियर होंगे कि नहीं, और लाखों भी हो सकते हैं, इन्वेस्टर लाखों में होते हैं जब लोग अप्लाई करते हैं। तो पहले सिस्टम तो चल रहा था ये, इलेक्ट्रॉनिक में कैसे होगा? इलेक्ट्रॉनिक में लोग अप्लाई तो करेंगे, यहां पर वो एप्लीकेशन किसके पास जाएगी? कंपनी के पास। बट कंपनी जब अलॉटमेंट करेगी, अब डायरेक्ट हमारे यहां नहीं आएगी, वो अलॉटमेंट किसके पास चली गई? वो सारे शेयर किसको दे देगी? डिपॉजिटरी को लिस्ट पकड़ा देगी कि इन लोगों को मेरे शेयर दे दो। ये सारी लिस्ट, ये कौन है? ये लिस्ट ऑफ अलॉटी है, इन सबकी लिस्ट, और 1 करोड़ शेयर कंपनी किसको दे देगी? डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी आगे किसको बांटेगा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास क्या होंगे? ये बहुत सारे डीमैट अकाउंट। अब ए का भी अकाउंट यहां है, बी सी डी ई एफ जी सबके अकाउंट हैं। तो ए के अकाउंट में कितने शेयर आने हैं? 100। तो जिसके जितने अकाउंट में आने हैं वो सिर्फ क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री पास कर देगा कि आपके अकाउंट में इतने शेयर आ गए। आपको पासबुक की तरह स्टेटमेंट मिल जाएगी। अब आपकी मर्जी है, आप वहां पड़े रहने दो, आप विड्रॉ करना चाहो तो विड्रॉ भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया होगा? ये वहां पड़े हैं तो डीमेट फॉर्म, ये है तो फिजिकल फॉर्म, या रीमेट फॉर्म भी बोलते हैं, रीमेटरलाइजेशन। डीई डीमेटरलाइजेशन, आरई रीमेटरलाइजेशन। वापस ले लेना क्या कहलाया जाता है? और जमा करा देना डीमेटरलाइजेशन। कोई बात ये क्लियर? तो आज के सिस्टम में एक बार अभी और दोबारा बनाऊंगा। तो ये जो हमारा ओल्ड सिस्टम था, ये 2 पार्ट आ गए। ये ओल्ड सिस्टम फिजिकल सिस्टम था, न्यू सिस्टम क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक। काम कौन कितना आसान हो गया? सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सबके डीमैट अकाउंट के पैन नंबर है। अब उसको पता है किसके अकाउंट में कितने शेयर पड़े, और ये शेयर्स कितनी भी वैल्यू के हो सकते हैं। अगर एक कंपनी में ए बी सी डी इन लोगों ने ए ने यहां पर 100 शेयर्स के लिए पैसे दिए, बी ने 200 शेयर्स के लिए पैसे दिए, सी ने 500, डी ने 1000, ई ने 1 लाख। तो कंपनी के पास जो 1 करोड़ शेयर्स थे एट द रेट 50, कितना पैसा दिया इन्होंने? 50 करोड़। कंपनी ने इनको वापस क्या कर दी? अलॉटमेंट कर दी, जिसके अकाउंट में थी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब ये सब अपने अकाउंट में शेयर होल्डर बन गए। हम इस चीज से शेयर होल्डर कंपनी के बने, तो ये 50 करोड़ रुपए कंपनी ने कहां यूज किए हैं? कोई कंपनी पब्लिक से पैसा ले रही है तो उसका क्या यूज करेगी? असेट्स खरीदेगी। उस असेट से वो क्या लगाएगी? कोई एक प्रोजेक्ट होगा ना, किसी काम के लिए तो पैसे लिए होंगे। कोई हॉस्पिटल खोला होगा, कोई मॉल खोला होगा, कोई फैक्ट्री लगाई होगी, कोई सर्विस इंडस्ट्री का, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का लगाया होगा, कोई काम तो किया होगा। अब ये असेट्स कितने की हो गई? कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट में यहां पर क्या आ जाएगा? 50 करोड़ क्या हो गई? पेड अप। और यहां पर 50 करोड़ की क्या हो जाएंगी? फिक्स्ड असेट्स। और क्या होंगी? बैलेंस शीट में आ गई कंपनी की। आप इससे हिस्सेदार बन गए। शेयर होल्डर का मतलब है आपका हिस्सा है इस कंपनी में। किस चीज में हिस्सा है आपका? कंपनी में या कंपनी की एसेट्स में? एक्चुअल में ऑनर कौन है? कंपनी के तो नाम है, बट पैसा किसका है? हमने कहा कि असेट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, असेट किसके नाम होंगी? कंपनी के नाम। बट एक्चुअल में ऑनर कौन है उसके? शेयर होल्डर। बस फर्क क्या है कि ये सारी प्रॉपर्टी नाम किसके होंगी? हम पढ़ते थे कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब कंपनी ने ये असेट लगाया, प्रोजेक्ट लगाया 50 करोड़ रुपए पर। प्रोजेक्ट से क्या आएगी? इनकम। इनकम किसके नाम आएगी? और कंपनी इसको कैसे बेचे, वापस देगी? उनको डिविडेंड देगी या क्या देगी? बोनस शेयर्स वगैरह देगी। तो किस प्रोपोर्शन में बांटेगी? जिसका जितना हिस्सा। अब मान लो ये कंपनी
2010 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और 2020 में इसकी वैल्यू बढ़कर हो गई 500 करोड़। भाई असेट्स की वैल्यू प्लस रिजर्व बढ़कर कितने हो गए? 500 करोड़। तो ये 500 करोड़ किसके हैं? तो वैल्यू सबकी बढ़ी। अब आपके पास प्रूफ किस चीज का है कि मेरा इसमें हिस्सा है? वो प्रूफ क्या है? शेयर्स, सर्टिफिकेट या वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमेट की जो आपकी एंट्री है। आप कहो जी मेरे बैंक में 1 करोड़ रुपया पड़ा है, मैं कहूंगा दिखाओ, तो कैसे दिखाओगे 1 करोड़? कोई स्टेटमेंट और पासबुक दिखाओगे? ऐसे ही आपने कहा मेरे पास 1 करोड़ के शेयर पड़े हैं, मैं कह रहा हूं दिखाओ, या तो फिजिकल होंगे या क्या होंगे? इलेक्ट्रॉनिक एंट्री। दो तरह से होगा। अब ये कितनी बड़ा डिपॉजिटरी सिस्टम ये ऑनरशिप को संभाल के बैठा है, समझो। ये सारे शेयर होल्डर का सारा रिकॉर्ड किसके पास है? अब डिपॉजिटरी के पास। आपको जिन्होंने सेक्शन 88 कंपनी लॉ का पढ़ा है, याद करो किस चीज का सेक्शन है? रजिस्टर ऑफ मेंबर। उसमें आता है ना कि रजिस्टर्ड मेंटेन्ड बाय डिपॉजिटरी शैल बी डीम्ड कॉरेस्पॉन्डिंग रजिस्टर्ड मेंटेन्ड बाय द कंपनी। मतलब कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स की डिटेल किसके पास चली गई? अब डिपॉजिटरी। कंपनी का काम कौन संभालेगा? आपको रिलायंस जैसी कंपनी का एग्जांपल लेके चलो, जो सबसे ज्यादा शेयर होल्डर वाली कंपनी है। रिलायंस में टोटल शेयर होल्डर्स हमने लास्ट देखे थे कितने थे? 23 लाख शेयर होल्डर है रिलायंस में। 23 लाख शेयर होल्डर मतलब 23 लाख पार्टनर है इनडायरेक्टली। उनके पास कितने शेयर्स हैं? कब रिलायंस के टोटल शेयर्स हैं 600 करोड़। रिलायंस की पेड अप क्या है? 600 करोड़ को मल्टीप्लाई कर दो ₹10 पर शेयर, तो कितने रुपए की आ गई है? 6000 करोड़ की पेड अप है। अब ये 6000 करोड़ किसने दिए हैं? ये 22 लाख लोगों ने यहां पर क्या दिया है? पैसा दिया है। वो पैसा 6000 करोड़ किस में गया? रिलायंस की असेट्स में हिस्सा है ना। आज अगर रिलायंस को बेच दो तो जो रिलायंस का हिस्सा निकलेगा वो है अराउंड 9 लाख करोड़। 9 लाख करोड़ है। मतलब रिलायंस ने इस 6000 करोड़ से कितने कर दिए? मतलब आज रिलायंस बंद करो, प्रॉपर्टी बेचो, तो अप्रोक्सीमेट कितना पैसा आएगा? कम ज्यादा हो सकता है। कि एग्जांपल दे रहा हूं, मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये, अभी वर्ड समझोगे आगे। क्योंकि ये जो शेयर्स थे कंपनी ने कितने के इशू किए थे? फेस वैल्यू क्या थी? और इसकी आज मार्केट वैल्यू 1500 है। तो 600 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 10 थे, तो 600 करोड़ शेयर अगर आज के करंट मार्केट प्राइस से बेच दो तो क्या निकल कर आएगा? तो हर शेयर होल्डर को बांटने जाओ तो कितने पैसे मिल रहे हैं? सबके हिस्से में प्रोपोर्शनेट मिलेगा। अब किसके कितने शेयर हैं? ये सब इतने 23 लाख लोग हैं, इनका डाटा मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये सारा डाटा 23 लाख शेयर होल्डर का कहां पर पड़ा है? डिपॉजिटरी के पास। और डिपॉजिटरी के नीचे कौन है? यहां पर क्या खुले हुए हैं? किसके हैं? जिसके जितने शेयर वहां पर। यह तो हुआ एक कंपनी, और इंडिया में 5000 से ज्यादा लिस्टेड कंपनियां हैं। तो सोचो डिपॉजिटरी कितनी कंपनियों के शेयर सारे संभाल रहा है, रख भी रहा है और ट्रांसफर भी कर रहा है। अब मान लो ये ए ने अपने शेयर बेचने हैं, तो ए के अकाउंट, ए ने बी को बेच दिया अपने शेयर, तो ए का अकाउंट डेबिट होगा, बी का अकाउंट। बैंकिंग कैसे चलती है? आपने आईसीआईसीआई को पैसे देने हैं तो आपका अकाउंट क्या होगा? डेबिट। आईसीआईसीआई का क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ऐसे ही नंबर ऑफ शेयर सिर्फ इस सिस्टम में घूम रहे हैं, कंपनी डिस्टर्ब नहीं हो रही। सारा काम कौन संभाल रहा है? अब कंपनी को कोई लेना देना नहीं। मेरे पास आज ये शेयर है, मैंने आपको बेच दिए, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में आप मालिक हो गए कल के बाद। अगर आप कल कंपनी बंद हो जाए तो आप प्रूफ लेकर जाओगे, जी मैं इस कंपनी में इतने अमाउंट से शेयर होल्डर हूं, और आपको उस हिसाब से आपका हिस्सा मिल जाएगा। तो क्या ये सबके हिस्सेदारी का प्रूफ संभाल रहा है कि नहीं संभाल रहा? ट्रांसफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कितनी बड़ी दुनिया है, सोच के देखो। क्या एक ही होगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट? बैंक कितने हैं? हजारों में हैं। ऐसे ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी हजारों में है।
और सब जगह आपकी जॉब है और बहुत सारे हमारे बच्चे वहां पे जॉब कर रहे हैं। अब आपका काम क्या होगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में? शेयर ट्रांसफर लॉ किसने पढ़ा है? ट्रांसफर ट्रांसमिशन लॉज पढ़ाए जा रहे हैं, इशू ऑफ शेयर, अलॉटमेंट आप ही तो पढ़ रहे हो। तो आप लोगों की यहां भी जॉब और ट्रेनिंग लगेंगी। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, एनएसडीएल, सीडीएसएल में भी आपकी जॉब है, वहां भी कंपनी सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं। ये आपका जॉब एरिया आएगा। बट आपको यहां पर किस चीज का काम संभालना है? कंपनी लॉ, सेबी एक्ट से रिलेटेड प्रोविजन, किस चीज के? शेयर्स के इशू के और ट्रांसफर के। ये चैप्टर में आपने ये समझना है, ये समझ के पढ़ो कि आगे इसको काम करना है। मेरा एक फ्रेंड था मेरे साथ ही, वो उस टाइम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जॉब में लगा था। आज वो एक्सिस बैंक का, पूरी दिल्ली का डिपॉजिटरी का हेड है, एक्सिस बैंक का। मेरे ख्याल उसका 25 लाख के करीब पैकेज है, फ्लैट एक्सिस बैंक ने दिया हुआ है, गाड़ी एक्सिस बैंक ने दी हुई है। और वो काम किसमें कर रहा है? सिर्फ शुरू से उसने आज तक बदला ही नहीं। शुरू से पहले एक्सिस बैंक होता था यूटीआई बैंक, एक्सिस बैंक का पुराना नाम था, और उसके साथ बैंक ऑफ पंजाब भी शायद मर्ज हुआ था, मुझे पक्का ध्यान नहीं है। तो ये वो पुराना बैंक चलता आ रहा है। तो उसने वहां के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में ट्रेनिंग की, वहीं उसकी जॉब लग गई और आज वो पूरी दिल्ली की डीपी का हेड है इस टाइम। मतलब दिल्ली में एक्सिस बैंक की जितने भी डिपॉजिटरी के अकाउंट हैं उनका हेड इस टाइम वो है। और डिपॉजिटरी अब आपको समझ आया क्या संभाल रहे हैं? सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्या रिप्रेजेंट करती है? हमारी वेल्थ। अगर मैं कहूं कि मेरे मुकेश अंबानी के पास कितने शेयर है मालूम है? 50% 50 हो गया अब। प्रोमोटर होल्डिंग अकेले मुकेश अंबानी के पास नहीं, सबके पास। तो ये 9 लाख करोड़ में आधा पैसा किसका है? वो किस चीज से है? शेयर से। वो शेयर पड़े कहां है आज? डिपॉजिट। 4.5 लाख करोड़ के शेयर उसके कहां है? उसके घर में नहीं पड़े, कहां पड़े हैं? और ये सेबी का लॉ है, प्रमोटर के शेयर सारे इलेक्ट्रॉनिक होंगे, फिजिकल नहीं रखेगा वो। और फिजिकल बैन क्यों किया गया है? उसका रीजन है लोग डुप्लीकेट छाप लेते थे, नोटों में डुप्लीकेसी नहीं चलती। अब ये देखने को तो कागज का टुकड़ा है। अब मैं आपको कंपनी दिखाता हूं। एक मिस्टर ए हैं, वो इन्वेस्टर हैं और उन्होंने शेयर्स लिए हुए हैं कुछ कंपनियों के। उनके पास रिलायंस के भी शेयर्स हैं, टीसीएस के भी हैं, एमआरएफ के भी हैं, सीसीडी के भी हैं, यस बैंक के भी हैं। पांचों कंपनियों के शेयर हैं और पांचों 100 शेयर हैं। अब मैं कहूं मेरे पास दिल्ली में 5 फ्लैट हैं अलग अलग जगह, पांचों एमआईजी हैं, बट पांचों की वैल्यू सेम हो ये जरूरी है? पांचों का एरिया सेम, पांचों 2 बेडरूम सेट हैं, पांचों ग्राउंड फ्लोर हैं, पांचों एमआईजी हैं, बट वैल्यू सेम नहीं होगी। उसकी वैल्यू किस चीज से बन रही है? उस जगह का वैल्यू जो है एरिया से। ऐसे ही इन्होंने सबके 100 शेयर लिए, सबकी फेस वैल्यू ₹10 है। वैसे टीसीएस की ₹1 है, मैं यहां लिख रहा हूं अभी 10। तो हर कंपनी में इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? कितने कितने पैसे लगे हुए हैं? 1,000। तो टोटल इन्वेस्टमेंट उन्होंने कितनी कर रखी है? 1000 ही आएगा ना। हाँ, 5000 इन्वेस्टमेंट है। आज इसकी अगर वो कहें कि मैं इतनी वैल्यू देखूं, तो वो अपनी फेस वैल्यू देखेंगे या मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू देखेंगे। रिलायंस की चल रही है 1500 पर शेयर, तो इनकी मार्केट वैल्यू क्या निकली? 100 शेयर को मल्टीप्लाई किससे करोगे? तो ये कितने के हो गए? 1,50,000 के। ये कितने के हो गए? अगर इसका एक शेयर चल रहा है 2200, तो 100 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूं? तो ये कितने के हो गए? ये कितने का चल रहा है? एमआरएफ है, एक शेयर 70,000 रुपए का है। याद करो, परसों क्लास में दिखाया भी था शायद मैंने, आ रहा है याद?
ये कितने के हो गए? 70 लाख रुपए के। इतने ही होंगे ना? ये 7 लाख के, 70 लाख के, ठीक लिखा है मैंने। ये सीसीडी भी इनके पास है, रेट चल रहा है 40। ये कितने का है? 4000 रुपए के। स्टेट ये भी चल रहा है 40, तो ये भी कितने का हो गया? 4000 रुपए का। तो नंबर ऑफ शेयर से नहीं फर्क पड़ता, उसके पीछे अब सब सारों के सर्टिफिकेट तो सेम होंगे, बट इस कागज की वैल्यू क्या सेम है सबकी? अब देखो यहां पर 70 लाख रुपए, अगर ये एक मैंने डुप्लीकेट छाप लिया तो 5-10 छाप लूं तो ऐसे ही हो जाएगा काम। 70 लाख का नोट तो नहीं छप सकता, बट शेयर सर्टिफिकेट एक भी 70 लाख का हो सकता है, बट नोट एक 70 लाख का नहीं हो सकता। ये फिजिकल शेयर्स में प्रॉब्लम आती थी कि नहीं आती थी? बट इलेक्ट्रॉनिक में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सबसे बड़ा फायदा है। डिमोनेटाइजेशन किया ही क्यों गया था? कि जो फेक करेंसी है वो वापस आ जाए, पता चल जाए कितनी फेक है और कितनी जेन्युइन है, क्योंकि फेक करेंसी बैंक में तो जमा होगी नहीं। और डिमोनेटाइजेशन में हमसे मांगे क्या गए? पुराने नोट कहां दो? बैंक में जमा कराओ। अब जिनके पास फेक पड़ी थी उनकी क्या हो गई? जीरो वैल्यू हो गई, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फिर वो फेक नहीं आएगी। तो ये अब इनकी टोटल वेल्थ में कहूं तो ये कितनी हो गई? 3,73 लाख 73 लाख 8,000 ये होगी। पैसे कितने लगाए थे? आज ये सारे शेयर उनके कहां पर पड़े हैं? किसी डिपॉजिटरी के पास पड़े हैं कि नहीं? कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम संभाल रहे हैं आप, ये सोच के चलो कितनी बड़ी दुनिया है ये। बैंकों में तो सारे टोटल नोट ही 15 लाख करोड़ निकले थे डिमोनेटाइजेशन पे। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर टोटल करेंसी कितनी कैलकुलेट हुई थी? 15 लाख करोड़। और यहां तो एक रिलायंस के ही शेयर 9 लाख करोड़ के हैं। तो अगर 5000 कंपनियों के होंगे तो कितने हैं? अगर हम एनएससी पर टोटल लिस्टेड कंपनियों के शेयर देखें, उनकी वैल्यू है 95 लाख करोड़ से भी ज्यादा, 95 लाख करोड़। ये सारे के सारे शेयर कहां पड़े हैं? डीमैट अकाउंट में। ये सारे करेंसी से ज्यादा की वेल्थ यहां पर पड़ी है। तो क्या इस सिस्टम का कोई लॉ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब मान लो मिस्टर ए ने यहां पर शेयर रखे हुए हैं, कोई इनका फ्रॉड कर गया, इनके अकाउंट से लेकर बेच गया, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर ये फ्रॉड हो गया तो मिस्टर ए तो सारे मारे जाएंगे, उनकी वेल्थ खराब हो जाएगी। तो इस सिस्टम को चेक करने के लिए, इस प्रॉपर सिस्टम को चलाने के लिए आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो है ये, इसको बनाया गया एक्ट, जो लॉ पढ़ रहे हो आप। क्लियर हुई जी बात? दूसरी बात, अभी एक वर्ड और आएगा यहां पर। चलो अभी तक ये बताओ क्या फायदे समझे अब डिपॉजिटरी एक्ट के? अभी तक सेफ्टी, एक वर्ड में याद करो क्या है? दूसरा, फास्टर ट्रांसफर हुआ, सेटलमेंट फास्ट हुई, बायर सेलर से शेयर फास्ट जा रहे हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट अभी आ रहे हैं इसमें। लो कॉस्ट, लो कॉस्ट कैसे होगी? ब्रोकरेज कम हो जाएगी, क्योंकि ब्रोकर को फिजिकल लेकर घूमने हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में घूमने हैं। आसान कौन सा काम हो गया? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डुप्लीकेशन बची, सेफ्टी रिस्क बचा, ट्रांसफर फास्ट हुआ, ब्रोकरेज कम हुई, ट्रांसमिशन फास्ट हो गया। अब किसी की डेथ हो गई, अब मान लो किसी इस मिस्टर ए की अगर डेथ हो जाती है तो उनके जो लीगल नॉमिनी होंगे या लीगल हेयर जो भी होंगे, उनको ये सारे शेयर पांचों कंपनी में लेटर डालना पड़ेगा। उनको पांचों कंपनियों में लेटर डालना पड़ेगा ना। बट अगर ये पांचों शेयर डीमैट अकाउंट में पड़े थे तो ये डीमैट अकाउंट बिना नॉमिनी के नहीं खुलता। इसमें नॉमिनी की डिटेल है, फोटो लगी हुई है। तो मान लो इस डीमैट अकाउंट में पांचों शेयर पड़े थे, तो ऑटोमेटिकली ये डेथ सर्टिफिकेट अब कंपनी को नहीं देंगे, कहां पर देंगे? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को।
जैसे आपके बैंक अकाउंट में जितना भी बैंक अकाउंट है नॉमिनी मांगता है कि नहीं बैंक एक? आपने अकाउंट खुलवाया होगा तो मम्मी पापा को बनाया होगा, मम्मी पापा होंगे तो उन्होंने आपस में बनाया होगा या बच्चों को बनाया होगा। तो अब जिस भी अकाउंट होल्डर की डेथ होती है तो अकाउंट होल्डर को क्या आरबीआई जाना पड़ता है? सिर्फ बैंक में क्या प्रूफ दिखाएगा वो कि इनकी डेथ हो गई है, डेथ सर्टिफिकेट है, और बैंक के पास आपका नाम होगा, बैंक कहेगा अपना आधार कार्ड दिखाओ, मैच करो और पैसे आपके हो गए वो। तो अब ये काम आसान हुआ कि नहीं? अब मान लो एक इन्वेस्टर है, उसके पास बहुत सारे शेयर हैं, 50 कंपनियों के शेयर हो सकते हैं। वर्ल्ड का टॉप 3 में रिचेस्ट पर्सन है वॉरेन बफे। सुना ना? क्या करते हैं वो? सिर्फ वो अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं और रख लेते हैं। ही इज इन्वेस्टर, वो ब्रोकर भी नहीं है। 50 साल से पेप्सी, कोक, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक यूएसए के इन्वेस्टर हैं, उन्होंने सिर्फ शेयर खरीदे और रख लिए बस। उसी से ही आज वो वर्ल्ड के टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन में। हमारा एक वॉरेन बफे है इंडिया में, नाम सुना हो तो? कौन है? उसी की तरह हमारा भी एक पर्सन है, इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसने आज से 30-35 साल पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया था लॉन्ग टर्म। हैं? कौन कौन? नहीं, उस साइड पे सही जा रहे हो। वो भी सिंधी है, दारू वाला भी पारसी और सिंधी है। बेजान दारू वाला इज एस्ट्रोलॉजर, उसका नाम है राकेश झुंझुनवाला। सुना हुआ नाम? उसने सीए की। सीए करने के बाद उसने अपने कुछ पैसे फंड इकट्ठे किए और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया 1985-86 में। और वो भी यही काम करता है, अच्छी कंपनियों की रिसर्च करता है और शेयर लेकर रख लेता है। आज वो 18,000 करोड़ का मालिक है। आज ही खबर आई थी, मैं अभी देख रहा था, वो दिखाता हूं आपको अगर अभी है तो। राकेश झुनझुनवाला की मैं खबर पढ़ रहा था, इसमें थी या 3 दिन में उसने कितने पैसे कमाए हैं वो आया है। देखना कहीं खबर आ रही है। ये लो, देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर झुनझुनवाला 590 करोड़ रुपए कमाए हैं 2 दिन में। टाइटन के शेयर हैं इसके पास, टाइटन कंपनी के, और शुरू में खरीदे थे इसने, और ऐसे ही हर कंपनी के शेयर्स लेकर बैठा है। पढ़ो क्या हुआ। टाइटन के शेयर ऐसे चढ़े कि 2 दिनों में बिग बुल राकेश झुनझुनवाला ने मोटी कमाई कर ली। राकेश झुनझुनवाला और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला की दौलत में 590 करोड़ और जोड़ दिए गए। मतलब टोटल दौलत तो 18,000 करोड़ से ऊपर का आदमी है ये, 20,000 करोड़ का। टाइटन में उसका 7600 करोड़ के शेयर हैं उसके पास, जो वैल्यू है शेयर की कीमत के आधार पर। टाइटन में झुनझुनवाला कपल की हिस्सेदारी कितनी है एक कंपनी में? मैं तो शायद 18,000 करोड़ कम ही बोल रहा हूं, इससे ज्यादा कहीं ना हो। एक ही कंपनी में उसने जो शेयर ले रखे हैं वो 7600 करोड़ के हैं। रिजल्ट आए, जो शेयर बढ़ा उससे उसकी जो वैल्यू बढ़ी। तो आराम से पढ़ते रहना इसको। बट ये झुनझुनवाला साहब के शेयर पड़े कहां हैं अब? डीमैट अकाउंट। कल को कोई घपला कर जाए, अकाउंट से लेके भाग जाए तो कितना, एक अकाउंट ही तो ट्रांसफर होना है। हमारे फ्रॉड नहीं होते, इलेक्ट्रॉनिक पैसे चोरी हो जाते हैं जो आप देखते हो, वो ई कॉमर्स वाले फ्रॉड चल रहे हैं। तो यहां भी ये हो सकता है। बट बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स हैं, बहुत प्रोफेशनल सिस्टम है जिसको चलाया जा रहा है। तो अब सेफ्टी वर्ड समझ आया। अब आओ बुक में। व्हाट इज डिपॉजिटरी? डिपॉजिटरी कैन बी डिफाइंड। अब हम समझे कि डिपॉजिटरी क्या है। ये एक इंस्टीट्यूशन है, क्या कर रहा है? इन्वेस्टर्स के लिए काम कर रहा है। क्या रख रहा है? उनकी फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब
शेयर्स डिबेंचर। फाइनेंशियल असेट्स कौन सी हैं? अगर मेरा घर है तो वो फाइनेंशियल असेट नहीं है, बैंक एफडी है। तो आपके घर में आपके पापा की असेट्स हैं, एक तो घर है, कार है, वो किस में जाएगी? असेट्स में। LIC, PPF, FD सब क्या है? ये फाइनेंशियल असेट्स हैं। अब वो दो तरह की हो जाती है, मार्केटेबल या नॉन मार्केटेबल। आपकी FD इंश्योरेंस पॉलिसी मार्केटेबल नहीं है, शेयर डिबेंचर क्या हो जाएंगे? मार्केटेबल। म्यूचुअल फंड्स क्या है? मार्केटेबल। क्या क्या रख रहे हैं वो? इक्विटीज, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड डीमेट फॉर्म में और ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। दो हमारे बड़े डिपॉजिटरी हैं, ये बनाया है NSE ने और ये बनाया है जो प्रमोटर हैं इसके, और ये लिमिटेड कंपनी है, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हुई हैं, कंपनी लॉ एप्लीकेबल है इन पर। और CDSL तो लिस्टेड कंपनी है, ये लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पर। दिखाता हूं लॉगिन करके अभी। इनके पास कौन है? इन्वेस्टर्स, और किसके थ्रू काम कर रहे हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू। व्हाट इज डिपॉजिटरी सिस्टम? पहला क्वेश्चन आप पे जुड़ता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी इज एन, क्या करती है, किस फॉर्म में? समझ आया? व्हाट इज डिपॉजिटरी? किसके कहने पर करती है? हमने कहा तभी तो वहां शेयर आए। किसके थ्रू काम करती है? समझ आया? डिपॉजिटरी लाइक RBI, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट लाइक बैंक। मतलब कस्टमर से डीलिंग डिपॉजिटरी नहीं कर रहा, वो कौन कर रहा है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो DP इज अ एजेंट, और हम ये कहते हैं डिपॉजिटरी वर्क्स थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी इज लाइक अ बैंक और कंपनी विच होल्ड सिक्योरिटी डिपॉजिटेड बाय, वेयर एक्सचेंज ऑफ दिस सिक्योरिटी टेक प्लेस, ट्रांसफर भी कर रहा है उनको। टू यूटिलाइज द सर्विस ऑफर्ड बाय डिपॉजिटरी, द इन्वेस्टर हैज टू ओपन अकाउंट विद डिपॉजिटरी थ्रू अ, हमें अकाउंट डिपॉजिटरी पे नहीं खोलना, कहां पे खोलना है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पर। वो बैंक ब्रांचेस की तरह काम करते हैं। इंडिया में बस फर्क ये क्या चल रहा है? बुक एंट्री सिस्टम है, पेपर वर्क इन्वॉल्व नहीं है। फिजिकल शेयर खत्म हो जाते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रेगुलेटर कौन बनाया? सेबी। सेबी इन दोनों को कंट्रोल कर रही है और उनके नीचे ये सारे DP चल रहे हैं। अब देखो ये DP किस तरह से हैं ये भी समझो, कौन कौन है। मतलब गवर्नमेंट ने अपना काम किसको दिया? सेबी। क्योंकि सेबी किसका रेगुलेटर है? कैपिटल मार्केट। और शेयर्स किसकी दुनिया है? कैपिटल मार्केट की। सेबी ने आगे लाइसेंस किसको दिया? डिपॉजिटरी को। अब डिपॉजिटरी आपने दो लिख लिए, NSDL और CDSL। इनके नीचे कौन आ गए? DP। अब DP बहुत हैं, ये ब्रोकर्स भी हैं, स्टॉक ब्रोकर्स, कुछ बैंक्स भी हैं, आपने नाम सुने हो, और अदर्स भी हैं। जैसे ब्रोकर में आपने SMC सुना, इंडिया बुल सुना नाम कभी? ऐड देखी होगी। शेयर खान सुना? ICICI सिक्योरिटीज सुना होगा। एक ICICI बैंक है और एक कौन है? ये ब्रोकिंग सर्विस करता है ICICI सिक्योरिटीज। और आपने सुना होगा कोटक सिक्योरिटीज, ये भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और बैंक कौन हो गया? SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, ये सारे बैंकों में भी डीमैट अकाउंट खोलते हैं। DP के पास हमारा क्या खुल रहा है यहां पर? डीमैट अकाउंट। और अदर्स भी बहुत सारे हैं जिनको, बट सबको लाइसेंस किसने दिया है? सेबी ने। सेबी डिपॉजिटरी को भी लाइसेंस दे रही है और इनको भी रेगुलेट कर रही है। इन सबका रेगुलेटर कौन आ गया ऊपर? सेबी। डिपॉजिटरी को आगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनाने पड़ेंगे और उन दोनों को ऊपर सेबी कंट्रोल कर रही है। अब कोई भी अगर कंपनी अपनी सिक्योरिटीज इशू करेगी, वो कौन सी कंपनी होगी? पब्लिक कंपनी। इसको कहां पर जाना पड़ेगा?
ये अंडर सेक्शन 29 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 बोला गया है। ये कंपनी एक्ट का सेक्शन 29 पढ़ोगे आप। आपको पढ़वाता हूं एक बार, ये देखना। ये देखो जी, कंपनी एक्ट का सेक्शन 29 पढ़ो। देखो, पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटी टू बी किस में होगी? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी प्रोविजन ऑफ एक्ट। प्रिवेल कौन? नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब जानते हो कि जो ये लिखा गया है वो प्रिवेल करेगा। एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर एंड सच अदर क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल इशू सिक्योरिटी ओनली इन डीमेट फॉर्म। मतलब कौन सी कंपनी आई? जो पब्लिक ऑफर ला रही है, और अदर कौन सी हो गई? जो रूल 9 एंड 9A में लिखी गई हैं। और वो कहता है वो कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। फिर वो कह रहा है कंप्लाइंग विद द, और वो कह रहा है कंपनी लॉ क्या बोल रहा है, किसका लॉ फॉलो करना पड़ेगा इन कंपनियों को? मतलब कंपनी लॉ ने आगे किसको ट्रांसफर कर दिया? कंपनी को, कि जो कंपनी पब्लिक से पैसा लेना चाहती है या पब्लिक कंपनी है, वो किस लॉ को फॉलो करेगी? अब डिपॉजिटरीज एक्ट को। एनी कंपनी अदर देन कंपनी मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1 में, उसके लिए क्या है वर्ड? ये ध्यान से देखना, दो वर्ड, यहां पर वर्ड क्या यूज किया गया है और यहां पर वर्ड क्या यूज किया गया है? कौन सी कंपनी के लिए? ऊपर वाली छोड़कर। तो पब्लिक कंपनी के अलावा कौन सी बची? प्राइवेट। तो प्राइवेट के लिए क्या बोला गया? ऑप्शनल, पब्लिक के लिए कंपलसरी। वो डीमेट फॉर्म या किस में इशू कर सकती हैं? फिजिकल फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ एक्ट, प्लस क्या अप्लाई हो जाएगा? डिपॉजिटरी एक्ट। हुई बात क्लियर? मैंने परसों की क्लास में एडवर्टीजमेंट दिखाई थी, सेक्शन 30 बोला था, ये देखो सेक्शन 30 आ रहा है। एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस इज पब्लिश इन एनी मैनर नेसेसरी टू कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम, ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी, ये सब आपको बताना पड़ेगा। एक आपको 88 और दिखा देता हूं जो इसी चैप्टर से रिलेट होगा। ये देखो, अब जैसे रिलायंस जैसी कंपनी के 23 लाख शेयर होल्डर, उनका रिकॉर्ड जिसमें होता है उसको क्या बोलते हैं हम? रजिस्टर ऑफ मेंबर। ये कंपनी लॉ का सेक्शन 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर का है। रजिस्टर ऑफ मेंबर के सेक्शन ने क्या बोला? एवरी कंपनी शैल कीप रजिस्टर इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये फॉर्म होता है MGT 1। रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर। अब सब ये तो हुआ सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 2 ने क्या बोला? साथ में क्या बनेगा? इंडेक्स। सब सेक्शन 3 ने ध्यान से पढ़ना, ये वो कह रहा है रजिस्टर एंड इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ऑनर मेंटेन्ड बाय और डिपॉजिटरी एक्ट शेल बी कॉरस्पॉन्डिंग रजिस्टर एंड इंडेक्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस। मतलब कंपनी एक्ट ने कहा कि एक कंपनी ने अगर ये काम डिपॉजिटरी को दे दिया, उसने रजिस्टर मेंटेन कर लिया, तो अब कंपनी को अलग से रजिस्टर मेंटेन नहीं करना। कंपनी लॉ कहता है हम उसी को क्या मान लेंगे? रजिस्टर ऑफ मेंबर माना जाएगा। अब इसमें एक वर्ड आएगा जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं पहले ही बता दूं। ये कंपनी ने अलॉट किए शेयर्स। शेयर्स किसको दे दिए? तो यहां पर उसने क्या करे? डिपॉजिट कर दिए। डिपॉजिटरी ने क्या पास करी? इलेक्ट्रॉनिक एंट्री। किसको?
डीपी किसके रखकर बैठा है वो, या वो क्या बन गए कंपनी के। अब एक वर्ड ध्यान से सुनना, यहां पर इनको बोला जा रहा है बेनिफिशियल ओनर। ये कौन कहलाए जाएंगे, और कंपनी के रिकॉर्ड में कौन आ जाएगा, रजिस्टर्ड ओनर। कंपनी के रिकॉर्ड में कंपनी ने 1 करोड़ शेयर किसको दे दिए, डिपॉजिटरी को। साथ में उसने क्या दे दी, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर। सपोज ये 22 लाख शेयर होल्डर हैं, तो यहां पर रजिस्टर्ड ऑनर आरओ कौन बोला जा रहा है, बट डिपॉजिटरी के पास वोटिंग राइट नहीं है, डिविडेंड उसको नहीं मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा, वो सब किसका है। तो डिपॉजिटरी सिस्टम में शेयर होल्डर को बेनिफिशियल ऑनर भी बोला जाता है। डिपॉजिटरी उनके शेयर रखकर बैठा है किसके बिहाफ पर, बेनिफिशियल ऑनर के बिहाफ पर। अब सारा काम कौन संभाल रहा है कंपनी की तरफ से। अब कंपनी को कोई बोनस देना हो, राइट देना हो, तो कंपनी हमें डायरेक्ट नहीं देगी, किसको देगी, वो डिपॉजिटरी को। वो सारा काम संभालेगा। और कंपनी ने अपने पास एक एंट्री कर ली जी, मेरे पास आप इतने नंबर ऑफ शेयर से मालिक हो और आपके पास इतना रिकॉर्ड है मेरा। कंपनी उसके सर्विस चार्जेस देती है हर साल। कंपनी इनको क्या देगी, सर्विस चार्जेस देगी। हुई बात क्लियर जी। तो आरओ और बीओ में कंफ्यूज तो नहीं हो गए। आरओ मींस कौन है, डिपॉजिटरी, और बेनिफिशियल ऑनर कौन है, और कंपनी लॉ ने भी क्या बोला है, यही जो हम पढ़ रहे थे अभी। दोबारा पढ़वा देता हूं, देखना सबसेक्शन 3 अब दोबारा पढ़ो, ज्यादा बेटर समझ आएगा। उसने कहा रजिस्टर और इंडेक्स ऑफ किसका, मेंटेन कौन कर रहा है, shall be deemed corresponding register for the purpose of this act। क्योंकि इसमें सबसेक्शन 1 में क्या बोला था, एवरी कंपनी shall maintain। बट अगर कंपनी ने फिजिकल फॉर्म में है तो रजिस्टर कौन मेंटेन करेगी, कंपनी। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो कंपनी कौन मेंटेन करेगा। तो कंपनी को फिर मेंटेन नहीं करना, तो कंपनी एक्ट ने वहां एग्जेम्पशन दे दी। कंपनी एक्ट ने पहले तो कहा हर कंपनी रजिस्टर और मेंबर बनाएगी, सबसेक्शन 1 में यह बोला गया। सबसेक्शन 3 में क्या बोल दिया, जिसने डिपॉजिटरी को दे दिए तो डिपॉजिटरी वाला रजिस्टर ही कंपनी वाला रजिस्टर माना जाएगा। तो अब कंपनी सिर्फ रिकॉर्ड किसका रखेगी, फिजिकल का, और इलेक्ट्रॉनिक का एक रिकॉर्ड रखेगी कि 1 करोड़ शेयर किसको दे दिए उसने, सारे डिपॉजिटरी को। कंपनी के रजिस्टर में एक एंट्री आएगी, किसकी आएगी, सिर्फ डिपॉजिटरी की, और डिपॉजिटरी के पास किसकी एंट्री आएगी, पूरे 22 लाख की। सारा काम वो संभालेगा डिपॉजिटरी। उसके बाद अभी ये पार्ट आपको अभी नहीं पढ़ना। अब आओ वापस बुक में, देखो ऑब्जेक्टिव, इस एक्ट को बनाने का पर्पस क्या था, अभी तक क्या समझे, अपनी बुद्धि से लगाओ, मैं हटा रहा हूं इसको। अभी तक जो समझे हो वो क्या समझे, इस एक्ट को बनाने का पर्पस क्या रहा होगा, लॉ मेकर्स का क्या पर्पस रहा इस सिस्टम को बनाने का। अभी तक बताया सबकी इजी वर्किंग प्लस सबकी असेट संभाल के बैठा है। फाइनेंशियल असेट्स हैं या नहीं है, 90 लाख 95 लाख करोड़ का इतना बड़ा पैसा है, तो कोई एक सिस्टम बनाने की जरूरत है या ऐसे ही चलता जाए। तो उस सिस्टम बनाने को ही तो एक्ट बोलते हैं। एक्ट में क्या लिखा है, प्रोविजन। प्रोविजन क्या है, किसी एक काम करने को लॉ रूल्स, तो उसी को ही तो यहां पर बनाया गया। तो अब इसका ऑब्जेक्ट क्या था, देखो पहला तो कि एक लीगल सिस्टम बनाया जाए, किसके लिए, तो डिपॉजिटरी का लॉ किस में लिख दिया गया, इसी में। दूसरा किस चीज का लॉ बने, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का, डीमेटलाइजेशन का। अब जब 96 से पहले सबके पास शेयर थे तो वो किस फॉर्म में थे। फिर अचानक से एक दिन आया, भाइयों बहनों, जैसे 8 नवंबर को आवाज आई थी टीवी पर रात को, आपके पास जो भी करेंसी पड़ी है वो अब वैलिड नहीं है। एक आवाज आई और सब परेशान की क्या होगा नोटों का। ऐसे ही ये किया गया होगा कि भाई आपके पास जो शेयर पड़े हैं वो अब किस में जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो सारी दुनिया के पास, हिंदुस्तान के पास जो ये शेयर पड़े थे, जमा कहां हुए होंगे, डिपॉजिटरी के पास जमा हो गए होंगे। तो
इसके लिए एक लॉ और सिस्टम बनाना जरूरी था या नहीं? फिर इन्वेस्टर को जरूरी नहीं बोला गया, आपकी मर्जी है, आप फिजिकल फॉर्म में रखो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो मैंने अभी ये किस में रखे हुए हैं? डिविडेंड बोनस आ रहा है। अब मेरा डिपॉजिटरी से कोई नाता नहीं है, कंपनी डिविडेंड मुझे डायरेक्ट भेजेगी, बोनस राइट आएगा तो डायरेक्ट भेजेगी, बट अगर मैंने वहां जमा करा दिए तो फिर किसके थ्रू आएगा? डिपॉजिटरी के थ्रू आएगा। मेकिंग सिक्योरिटीज फंजिबल। अब आओ ये वर्ड, व्हाट इज फंजिबल, सुना कभी नाम? इसी चार्ट से समझ आ जाएगा। कंपनी ने जब ये सारे शेयर्स डिपॉजिट किए थे, ये डिपॉजिट किए थे और ये किस फॉर्म में आ गए? ये 1 करोड़ शेयर ही किस में आए? जब ये 1 करोड़ शेयर थे तो इसके कुछ नंबर्स थे और यहां पर आके नंबर नहीं रह जाते। आपके पास जो नोट पड़े हैं उस पे नंबर है। जब बैंक में जमा करा दोगे तो बैंक को नंबर लिख कर देते हो, मैं ये नंबर के नोट दे रहा हूं और वापस लेने आऊं तो यही दे दियो, देगा? या आप ये लिख कर देते हो जो मैं नोट दे रहा हूं वही लूंगा। दिस इज फंजिबिलिटी, कि आपका नोट जब बैंक में गया खो गया, उसकी आइडेंटिटी खत्म की ये किसका है, वापस आपको सेम नोट नहीं मिलेगा। मतलब आपके पास जो आपने करेंसी डिपॉजिट की, तो जब डिपॉजिट की तो एक पूल में गई ना। बैंक क्या है? बहुत सारे लोगों का पैसा रख कर बैठा है, पूल है। तो बैंक उस करेंसी का डिटेल विद रिस्पेक्ट टू नंबर नहीं रखता कि किसके किस नंबर का नोट है। आपको पासबुक में क्या मिलेगा? सिर्फ अमाउंट, ना भी ये भी नहीं मिलेगा कि आपने कितने नोट जमा कराए थे। मान लो आपने 10,000 रुपए जमा कराए, 2-2 के 5, तो पासबुक में बैंक क्या लिखेगा? 10,000, 2-2 के 5 तो नहीं लिखेगा। अब आप निकालने गए तो ये गारंटी है कि 2,000 के देगा, आप कह रहे नहीं मैं तो वही लूंगा, बैंक कहेगा भाग जा। आपको जो मिल रहे हो सकता है वो 500 वाले 20 पकड़ा दे, आपको 100 वाले पकड़ा दे, 50 वाले पकड़ा दे, आप कुछ भी क्लेम, मतलब आपने जो नोट जमा कराए थे उसकी आइडेंटिटी खत्म, उसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई। दिस इज कॉल्ड फंजिबिलिटी। अभी इतना समझा रहा हूं, इस पे 2-3 बार शॉर्ट नोट आ चुका है, व्हाट इज फंजिबिलिटी। तो हम सिंपल भाषा में समझें तो फंजिबिलिटी में एक लाइन में आप समझोगे, वेयर अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिपॉजिटेड इन द पूल लूजेस इज करेक्टर विद देयर नंबर्स आइडेंटिटी। मतलब जब भी कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, करेंसी और शेयर क्या है, एक पूल में जमा होते हैं तो इनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है किससे? नंबर से। व्हेन द ओनर टेक्स बैक द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डज नॉट गेट द सेम नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच ही डिपॉजिटेड। दिस इज फंजिबिलिटी। अपनी भाषा में लिखवाऊंगा शॉर्ट नोट। अभी सिंपल बुद्धि में फंजिबिलिटी क्या समझ आ रही है? एक पूल में हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फेंक दिया, वापस सेम नहीं मिलेगा, उसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई। हमारे थे वो, जब तक हमारे थे वहां गए तो सेम हमें वापस नहीं मिलेंगे। तो यहां पर शेयर्स भी नंबर से नहीं रखे जा रहे, अदरवाइज इस पे नंबर लिखा होता है, डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, बट वो नंबर अब यहां पर चालू नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्लास में इसकी फोटोकॉपी देता हूं, सारी आराम से डिस्कस करेंगे। एक वर्ड और आने वाला है यहां पर, इमोबिलाइजेशन। दिस इज फंजिबिलिटी। अभी पूरा फेयर बनवा दूंगा, अभी आप सिर्फ रॉ समझते जाओ। और ये है इमोबिलाइजेशन। इन दोनों में डिफरेंस आता है, व्हाट इज इमोबिलाइजेशन एंड व्हाट इज फंजिबिलिटी। इमोबिलाइजेशन, मोबिलाइज वर्ड का मतलब क्या है? जनरल इंग्लिश मीनिंग मूविंग, मूवमेंट। इमोबिलाइज मतलब मूवमेंट रुक गई। अब ये जो 1 करोड़ शेयर थे, डिपॉजिटरी में आते ही क्या हुआ? मूवमेंट रुक गई। फिजिकल शेयर की मूवमेंट कहां पर रुक गई? डिपॉजिटरी में। आगे वो किस फॉर्म में आ गए? फंजिबल फॉर्म में, डीमेट फॉर्म में। तो इमोबिलाइजेशन इज अ प्रायर फेज टू डीमेटलाइजेशन। जिसको भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना है तो पहले आपको फिजिकल फॉर्म जमा कराना पड़ेगा। मान लो बैंक में 1 करोड़ रुपया जमा है अलग अलग लोगों का, इलेक्ट्रॉनिक एंट्री है, बट उसके बदले में नोट छपे हैं या नहीं छपे?
उतने नोट हैं ना। ऐसे ही कंपनी ने जो 1 करोड़ शेयर की इलेक्ट्रॉनिक एंट्री दे दी, तो 1 करोड़ शेयर का कोई एक सर्टिफिकेट तो है ना, उसको कंपनी ने ब्लॉक कहां कर रखा है, डिपॉजिटरी के पास, वो आगे नहीं जा रहा, उसके बेस पर आगे क्या जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक एंट्री। तो जो डिपॉजिटरी के पास सर्टिफिकेट जमा है वो क्या हो गया, इमोबिलाइज। फिजिकल शेयर कहां पर रुक गए, डिपॉजिटरी के पास, वहां से क्या चल रही है आगे, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट। तो 2 वर्ड आने वाले हैं आगे। देखो अभी सारा लिखवाऊंगा, ये देखो अभी पढ़वा भी देता हूं। देखो इमोबिलाइजेशन, और दूसरा हमने क्या लिखना है, फंजिबिलिटी। अभी लिखवाऊंगा बाद में, पहले यहां समझना, पहले फंजिबिलिटी को समझते हैं जो हमने पढ़ा है। इट इज कीपिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विथ बॉदरिंग रिकॉर्डिंग देयर आइडेंटिटी विथ देयर डिस्टिंक्टिव नंबर, where physical form deposited in common pool kept in electronic form of record, owner asked to withdraw the financial instrument in physical form does not get the same number of instrument. Clear हुआ? करेंसी नोट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जमा किया आपने बैंक में, तो आप बैंक किस चीज का रिकॉर्ड नहीं रखता, नंबर का, और जब हमने वापस मिलाया तो हमें सेम नंबर का नोट नहीं मिलेगा। दिस इज फंजिबिलिटी। अब अगर इमोबिलाइजेशन को समझें, व्हाट इज इमोबिलाइज, इट इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से पहले क्या हो रहा है भैया, नोट की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आई तो पहले नोट छपे या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आई, नोट छपे, नोट जमा हुए, जमा होने का मतलब इमोबिलाइजेशन, उसी के बदले तो हमें पासबुक में एंट्री मिली। तो यहां पर भी प्रायर फेज टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होने से पहले का फेज है ये, where issuer of after allotment of security deposit security with the depository for electronic transfer to the allottee. Depository blocks the movement of physical security by holding with itself and passes the electronic entry to the depository participant in demat account. मतलब डिपॉजिटरी शेयर रख लेता है, आगे पास क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉनिक एंट्री। डिपॉजिटरी इज कॉल्ड और अलॉटी इज कॉल्ड बेनिफिशियल। मतलब अगर हम फिजिकल में हैं तो रजिस्टर्ड ऑनर हैं, इलेक्ट्रॉनिक में चले गए तो हम क्या कहलाए जाएंगे, क्योंकि हमारे शेयर जमा कहां हैं, तो रजिस्टर्ड ऑनर कौन माना जा रहा है, बट सारे कॉर्पोरेट राइट हमारे हैं, डिविडेंड बोनस वोटिंग राइट सब हमारा है, वो डिपॉजिटरी के पास नहीं जाएगा। देखो अब अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज डिपॉजिटरी एक्ट, ये आपने नोट करना है आज, पहले एक बार समझ लो। पहली बात तो व्हाट इज डिपॉजिटरी, इट इज अ लॉ, किस चीज का है, क्या करवा रहा है, क्या करवा रहा है साथ में, डिपॉजिटरी कैसे बनेगा और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कैसे बनेंगे, हम बात कर रहे हैं इस एक्ट की। इट इज वेरी मच लाइक वेयर सिक्योरिटी और केप्ट एंड ट्रांसफर्ड, दो चीजें हो रही हैं किसमें, इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। यहां पर दो सिस्टम है, मल्टी डिपॉजिटरी, मल्टी डिपॉजिटरी का मतलब एनएसडीएल और सीडीएसएल, दो डिपॉजिटरी हैं। बोथ डिपॉजिटरी वर्क थ्रू, किसके थ्रू काम कर रहे हैं, डीपीआर एजेंट ऑफ
एंड कस्टमर इंटरफेस, मतलब डील किससे कर रहे हैं वो, कस्टमर से। सिक्योरिटी केप्ट बाय डिपॉजिटरी आर इन एंड इंटरचेंजेबल, आपस में कभी भी किसी के पास ट्रांसफर हो रही है। तो क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट इज डिपॉजिटरी सिस्टम या व्हाट इज पर्पस ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट, लिखो इसको। मुकुल कहाँ है? फर्स्ट की तैयारी नहीं हुई? बोथ ग्रुप देना ये तो होता ही है थोड़ा सा। अगर पहले फर्स्ट की तैयारी हुई पड़ी होती ना तब तो कर सकता था कि दिसंबर तक सारी कर लेता। अगर फर्स्ट भी नहीं हुआ तो सेकंड कहाँ से करेगा फिर? हो गया भाई सबका? कर दूं चेंज?
हो गया। देखो अभी इसी तरह का पैटर्न पे क्वेश्चन दिखाता हूं। एक क्वेश्चन इस पर भी आया हुआ है, की फीचर्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम इन इंडिया। डिपॉजिटरी सिस्टम में कैसे चल रहा है, की फीचर्स। पहला, कैसे चलता है ये इंडिया में डिपॉजिटरी सिस्टम। दो डिपॉजिटरी हैं, किसके थ्रू काम करते हैं ये, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू। क्या कर रहे हैं ये, किस फॉर्म में चल रहे हैं, रजिस्टर ऑनर और बेनिफिशियल ऑनर। क्या हो रहा है यहां पर, देखो अब यहां पर ये क्वेश्चन आया है पहला दिसंबर 10 में, और दिसंबर 14 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब आप कहो कि हम तो नए सिलेबस में हैं, तो ओल्ड सिलेबस में भी डिपॉजिटरी एक्ट तो सेम ही था ना। तो नया सिलेबस अभी 1-1.5 साल से आया, तो सिक्योरिटी लॉ तो पहले ही था ना। तो ये आपको क्वेश्चंस करने हैं, ये मैंने बुक में डाल रखे हैं कि जहां जहां से जिस चीज से क्वेश्चन आया, ताकि आपको पता चले उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अभी तक का आपने जो पढ़ा, 2 क्वेश्चन आए। सेकंड, इसको अभी मैं नहीं करवा रहा, ये देखना थर्ड क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। लिंक है किसके बीच में, तो क्या एक्सप्लेन करोगे, डिपॉजिटरी की फंक्शनिंग कैसे काम कर रहा है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या कर रहे हैं, डीमेटलाइजेशन, रीमेटलाइजेशन। ये अभी आंसर आएगा सारा। देखो 5th क्वेश्चन देखो जो अभी मैंने लिखवाया है, की फीचर्स क्या है, मल्टी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू काम कर रहा है, डीमेटलाइजेशन, रीमेटलाइजेशन, फंजिबिलिटी, फ्री ट्रांसफरेबिलिटी। कौन प्रोवाइड करवा रहा है, बेनिफिशियल ऑनर, रजिस्टर ऑनर का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। तो इसमें देखो ये भी आपको नोट करना है कि कंपनी एक्ट से इसका क्या रिलेशन बन रहा है। पहला, पब्लिक कंपनी लिस्टेड हो तो क्या बोला गया, रूल 9, और अनलिस्टेड है तो कौन से रूल हैं, ये देखो रूल 9 और 9A कौन से, कंपनी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स 2014, सेक्शन 29 भी मैंने लिखवाया था। तो अगर बोला जाए कि डिपॉजिटरी एक्ट किसकी देन है, वो कहां से पैदा हो रहा है, सेक्शन 29 की देन है। इशूड बाय कंपनी टू बी इन डीमेट फॉर्म, तो कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर शैल अलॉट इन इलेक्ट्रॉनिक, और कंपनी प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 9A। तो रूल 9A नया ऐड किया गया था, और रूल 9A में क्या आया था, अनलिस्टेड कंपनी। बट कौन सी होगी ये, पब्लिक। प्राइवेट कंपनी के लिए क्या आया, ऑप्शनल। ये सेक्शन 88 में भी आ रहा था साथ में, ये मैं कल नोटिंग करवाऊंगा, आज सिर्फ आपको पढ़वा रहा हूं। फिर आप जब इसको आगे पढ़ोगे, एक और क्वेश्चन बनता है इस स्लाइड से। हमने अभी तक तो ये पढ़ा कि डिपॉजिटरी सिस्टम का ऑब्जेक्ट क्या था। ऑब्जेक्ट क्या था,
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डीमेट, रीमेट, ट्रांसफर और कॉर्पोरेट बेनिफिट। मॉडल्स आपने अभी लिखे, देखो मॉडल्स की बात की। तीसरा क्या आ रहा है, बेनिफिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो अभी तक आपने कुछ बेनिफिट्स की बात की थी, पहले एक बार उसको पढ़ लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, इस पे भी 2-3 बार क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन देखो, मैं अभी एक एक लाइन ना भी पढ़ाऊं तो एक वर्ड से कैच कर जाओगे। रिस्क किस चीज का खत्म हो रहा है, चोरी का, गुम होने का, खराब होने का। म्यूटिलेशन का मतलब होता है फट गया, खराब हो गया, किसी भी तरीके से डैमेज हो गया, तो ये हमेशा रिस्क रहता था। दूसरा आपने क्या पढ़ा, इमीडिएट ट्रांसफर का मतलब फास्टर ट्रांसफर हो रहा है। अब देखो, मैंने अगर आपको ये सेल किए, मैं ये ट्रांसफर फॉर्म साथ में लगाऊंगा, आपको दूंगा, आप कंपनी को भेजोगे। अब मान लो रिलायंस का रजिस्टर्ड ऑफिस है बॉम्बे, तो आप कहां भेजोगे इसको, कोरियर जाएगा, फॉर्म लगाओगे, और इसमें महीनों लग जाते थे पहले। आप जब भेजोगे कंपनी के पास, दुनिया भर के लोगों ने भेजे हुए हैं, उसको टाइम लगेगा, फिर कंपनी आपको वापस कोरियर करेगी, तो महीनों का टाइम लगता था। मतलब आपने आज मुझसे शेयर खरीद लिया, पैसे दे दिया, बट आपके नाम कब होंगे, जब कंपनी इसको ओके करेगी। अब अगर इस बीच में कोई डिविडेंड बोनस वगैरह आ गया तो वो किसको जाएगा, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम किसका है। मान लो मैंने आपको आपने मुझे अपनी कार सेल की, तो आपने मुझे कार दे दी और हमने एक एग्रीमेंट कर लिया, और मैं कार चला रहा हूं, अब कार मेरी हो गई, या मुझे कार में अपना नाम चेंज होना चाहिए था ट्रांसफर अथॉरिटी में। अभी ट्रांसफर अथॉरिटी में नाम किसका है, आपका। अब अगर मैं ट्रांसफर नहीं कराता और कार मेरे पास है, मैं चला रहा हूं, मैं आपको पैसे दे चुका हूं, रेड लाइट जंप कर गया, पुलिस वालों ने देख लिया, घर पर चालान किसके आएगा, मेरे या आपके। क्यों, क्योंकि मैंने अपने नाम ट्रांसफर ही, वो किसके नाम चला गया चालान, सारा आपके नाम आएगा ना। आपने मकान किसी को बेचा, चाबी भी दे दी, वो रह भी रहा है, और अभी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नाम चेंज नहीं कराया, कल को हाउस टैक्स आ गया, गवर्नमेंट किससे मांगेगी, जिसका नाम रजिस्टर्ड है। तो ये ऐसे ही शेयर्स मैंने आपको दे दिए और आपने अभी अपने घर में रखे हुए हैं, इस बीच में कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, कंपनी को क्या पता मैंने बेच दिया, वो किसके पास आ जाएगा, मेरे पास। और अगर आप भेजोगे तो महीनों लगेंगे, और अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या होगा, 15 दिन के अंदर अंदर, मतलब अगर आप मार्केट से खरीदोगे तो 3 दिन में काम हो जाता है। T+2 रोलिंग सेटलमेंट पढ़नी है आपने। मतलब अब मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेरे शेयर कहां पे पड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मैं ये स्लिप इशू करूंगा, आपका नाम और नंबर लिखूंगा, एक एंट्री में मेरे अकाउंट में हटेंगे और आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, और रजिस्टर ऑफ मेंबर में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। भाई बैंक, आप आईसीआईसीआई को पेमेंट दो, आज आपके बैंक में पड़े हैं, तो आप जैसे ही ट्रांसफर मारोगे तो आपके अकाउंट से डेबिट होगा, वहां पर क्या हो जाएगा, इमीडिएट ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई। बट फिजिकल में आपको आईसीआईसीआई के ऑफिस जाना पड़ेगा, लाइनों में लगोगे तब पैसे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से क्या हुआ, इमीडिएट ट्रांसफर, आपको अलग से ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं है। थर्ड, फंड सेटलमेंट फास्टर हो गई। नेक्स्ट क्लास में इसको भी मैं समझाऊंगा, फास्टर डिलीवरी एंड फंड सेटलमेंट का मतलब कैसे है। बेड डिलीवरी खत्म हो गई। बेड डिलीवरी का मतलब क्या है, मैंने यहां पर कोई सिग्नेचर मेरे मिसमैच हो गए, मैंने कंपनी के कोई पैसे नहीं दिए हुए थे, कंपनी इसको रोक लेगी, उसको बोला जाएगा बेड डिलीवरी, तो वो ट्रांसफर नहीं होगा। डुप्लीकेट हो सकते हैं तो कंपनी वापस कर देगी। मान लो मैंने डुप्लीकेट प्रिंट करके आपको बेचे और भाग गया, फंस गए कौन, आप, कंपनी उसको ट्रांसफर नहीं करेगी। दिस इज कॉल्ड बेड डिलीवरी। फिर आता है फास्टर डिस्बर्समेंट ऑफ कॉर्पोरेट बेनिफिट। ये क्या मतलब हुआ कि अब कंपनी ने डिविडेंड दिया, मान लो रिलायंस ने बोनस शेयर दिए, 23 लाख शेयर होल्डर के घर पर अगर फिजिकल है तो कोरियर करना पड़ेगा, और अब क्या करेगा, वो सारे शेयर डिपॉजिटरी को देगा, डिपॉजिटरी आगे इलेक्ट्रॉनिक एंट्री पास करेगा, सबके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, एक दिन में सारा काम हो जाएगा। जो कितना बड़ा काम होगा, अगर मान लो हर बंदे को कोरियर करना है तो 23 लाख कोरियर, एक कोरियर का रेट 50 रुपए 20 रुपए भी हो तो सोचो कितने करोड़ों रुपए कंपनी के उसी पे लग जाएंगे, प्लस प्रिंटिंग पे लगेंगे। अब क्या हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो रही है।
लो ब्रोकरेज। लो ब्रोकरेज कैसे होगी? किसकी? ब्रोकर्स की कॉस्ट कम हो गई। कैसे कम होगी? कोरियर के एक्सपेंसेस बच गए। अब मैं आपको अपनी एक कहानी बताता हूं। बॉम्बे घूम के आया था इसी चक्कर में मैं। ये बात है 1990 की। 1990 की। तो मैंने 12th क्लास के बाद जॉब ज्वाइन कर ली थी एक स्टॉक ब्रोकर के 1989 में। तो मैं जॉब करता था जहां पर, और तब ये सब फिजिकल चलता था। तो हमारे ब्रोकर के पास कुछ लोगों ने शेयर सेल किए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, और हमारा दिल्ली कमला नगर में ऑफिस था। तो हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ने शेयर्स दिए। तो किसी के 100, किसी के 500, तो इतना बड़ा बंच हो गया ये। और उसकी टोटल वैल्यू थी 10 लाख रुपए। अब दिल्ली में तो लोग शेयर हमें दे जाएंगे, बॉम्बे भेजने की जिम्मेवारी किसकी? हमारी। हम शेयर भेजेंगे तभी तो उनके पैसे आएंगे। उस टाइम पर उसकी वैल्यू 10 लाख। 1990 में सोच के चलना कितनी होगी। मेरी सैलरी 800 रुपए थी। 89 में मैं हाफ डे लगा था तो 300 रुपए महीने पे लगा था। 300 रुपए महीने में मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस की फीस भी चली गई थी फर्स्ट ईयर की, और पूरे महीने की पॉकेट मनी भी चल जाती थी। डीटीसी बस का किराया होता था 25 पैसे या 50 पैसे। आपको समोसा मिल जाता था 50 पैसे में। तो उस टाइम पर 10 लाख की वैल्यू बहुत थी, और हमें कमीशन कितनी मिलनी है? 1%। और रिस्क कितना है? पूरा 10 लाख लोगों की जिम्मेवारी है। अब ये बॉम्बे भेजने हैं तो हम, तब कोरियर भी नहीं होता था, पोस्ट ऑफिस से रजिस्ट्री करवाओ। अब डर ये लगा कि अगर वो पोस्ट ऑफिस से लेटर पैकेट खो गया या कहीं बारिश में खराब हो गया तो जिम्मेवारी किसकी है? हमारी। हम तो 10 लाख में बर्बाद हो जाएंगे। 10 लाख बहुत बड़ी चीज होती थी उस टाइम 1999 में। आजकल की एक शादी एवरेज में कितने पैसे चाहिए होंगे? कितने पैसे लग जाते होंगे? 10 लाख कम से कम है, 15-20 जितने मर्जी लगाते जाओ। मेरी शादी 2 लाख रुपए में हो गई थी 1999 में। 2 लाख रुपए टोटल शादी का बिल आया था, पूरा रिसेप्शन, शादी, गोल्ड, सब कुछ। 3500 गोल्ड का रेट था तब पर 10 ग्राम। अब क्या रेट है? 40,000। तो 10 लाख सोच के देखो कितने मकान बन जाते होंगे उस टाइम पे। 10 लाख की वैल्यू। अब उन्होंने शेयर भेजने थे। अब वो टेंशन में थे कि भैया रास्ते में खो गया तो लोग तो जूते हमें मारेंगे, गर्दन हमारी पकड़ेंगे, पैसे तो हमारे। तो उन्होंने कहा कि किसी को बॉम्बे भेज दो, वो लेकर चला जाए। और तब 1 महीने बाद पेमेंट आती थी। ये शेयर बॉम्बे जाएंगे, उसके बाद पेमेंट आएगी। तो किसी ने शेयर सेल किए तो 1 महीने बाद पैसे मिलते थे। तो मैं शेयर, उन्होंने कहा तू चला जा। मैं कहा मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा एक ही है। मैंने कहा करना क्या है? कहते हैं बस ये तू ले जा, वहां दे दियो और आ जाइयो। मैंने कहा मैं वहां जा रहा हूं ये शेयर्स लेकर, और बॉम्बे में मैं कहां ढूंढूंगा? तब मेरी उम्र 18 साल नहीं हुई थी, फर्स्ट ईयर में था मैं तब, कि मैं वहां कहां ढूंढूंगा? बॉम्बे इतना बड़ा शहर, और तब फोन भी नहीं होते थे, मोबाइल भी नहीं होते थे। 100 रुपए 1 मिनट की एसटीडी होती थी बॉम्बे को बात करने की। 1 मिनट की कॉल 100 रुपए की थी बॉम्बे की, वो भी एसटीडी। तो उन्होंने कहा हम तेरा वहां इंतजाम कर देंगे, तेरे को बस यहां से ट्रेन में बिठा देंगे, तू वहां से ट्रेन से उतरियो मत, वहां तेरे को वो जो ब्रोकर है वो लेने आ जाएंगे स्टेशन पे ही। हम ट्रेन फोन पे उनको तेरा कोच का नंबर, सीट नंबर बता देंगे, तू वहीं बैठा रही। और बॉम्बे सेंट्रल पे ही ट्रेन खत्म हो जाती है। हम तेरी आज टिकट करा देते हैं, रिजर्वेशन, उनकी जान पहचान थी कहीं पर। मैं फटाफट घर आया, अप्रूवल ली और बैग लेकर आ गया। मैंने कहा अब मेरी एक कंडीशन है, मैं ये सिर्फ दे के नहीं आऊंगा, 2-3 दिन घूमूंगा, खर्चा तुम्हारा। अब मैं बॉम्बे सिर्फ कोई कोरियर बॉय बन के थोड़ी जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो लोग भी जब यहां आते थे तो हम उनको घुमाते थे, और वो ब्रोकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट भी रहे हैं बाद में। तो मैंने अपना बैग पैक किया, शेयर लिए, और मजे से एक्साइटेड कि मैं बॉम्बे घूमने जा रहा हूं। मेरा काम तो यह था कि जाके आज बैठना, कल जाके दे देना, मेरा काम तो खत्म। और 3 दिन बॉम्बे घूमूंगा फ्री में, खर्चा भी मेरा नहीं। अब मैं जब रात को ट्रेन, शाम को 5 बजे ट्रेन चली, रात को 10 बजे का टाइम, सब लोग अपने सामान के नीचे ताले लगाने लग गए। बट होता ना सामान लगेज, उस पे चेन, ताले लगा रहे। अब मैंने तो कोई ताला भी नहीं लिया, और मेरे पास तो कपड़े का बैग, उसमें ये शेयर। वहां मेरा दिमाग घूमा कि भाई साहब अब इसकी रखवाली कौन करेगा अगर ये ट्रेन में बैग चोरी हो गया।
तेरा तो खानदान बिक जाए तो भी 10 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं उस टाइम पे। वहां मेरे को पता चला मैंने कितना गलत काम कर लिया, ये कि जिम्मेवारी कितनी बड़ी ले ली है जिसकी मेरे को वैल्यू ही नहीं पता चली। कि अब ट्रेन में रात को कोई मेरे से बैग चोरी करके ले गया तो मैं तो मरा, जिम्मेवारी तो मेरी है। भाई साहब टेंशन में दिमाग खराब, 12 बजे तक बैठा रहा, सब सो गए, सबको देख रहा बैठा हुआ मैं ऐसे। हार के फिर मैंने उस बैग की वो जो स्ट्रैप था अपने आसपास लपेटा और सिर के नीचे लगा के सो गया, तकिया बना दिया उसको कि अब कौन लेगा उसको पूरी तरह से। और अगला दिन बड़ा मुश्किल बीता, टॉयलेट भी जाना हो तो टेंशन होती थी कोई बैग लेके ना भाग जाए पीछे से। तो शाम को पहुंचा और ये बैग मैंने वहां पर दे दिया, मैंने कहा जान छूटी मेरी, उन्होंने वहां पे ले लिया। उसके बाद उन्होंने मेरा कहीं रहने का इंतजाम कर रखा था, उनका एम्प्लॉई था जयपुर का, उसका फ्लैट था, उसके यहाँ रहने का इंतजाम था, उसको भी 2 दिन की छुट्टी दे दी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी घूमा, सारा बॉम्बे उन्होंने घुमा दिया और चौथे दिन ट्रेन में बिठा दिया। इससे ब्रोकर की कॉस्ट बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कमीशन कमाने के लिए खर्चा करना पड़ा। अब शेयर कैसे जा रहे हैं बॉम्बे? यहां बटन दबाया वहां पहुंच गए, ट्रांसफर ही तो हो रहे हैं, एक अकाउंट में डेबिट होंगे और वहां पर क्रेडिट होंगे। तो अब ब्रोकरेज कम हो गई। तब हम कमीशन लेते थे 3%। बॉम्बे में कोई शेयर बेचता था, जैसे प्रॉपर्टी डीलर कमीशन लेते हैं तो स्टॉक ब्रोकर कमीशन लेगा, हम 3% कमीशन लेते थे, जो अब कम होकर रह गई है 0.5% या मैक्सिमम 1% लेते हैं ब्रोकर। क्यों? जब ब्रोकर की कॉस्ट कम हुई तो उसने आगे क्लाइंट की कॉस्ट भी कम कर दी। तो समझ आया रिडक्शन इन ब्रोकरेज। ये नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा सारे। एलिमिनेशन प्रॉब्लम रिलेटेड टू चेंज इन एड्रेस। चेंज इन एड्रेस में प्रॉब्लम क्या आती थी? अब जैसे मिस्टर ए के 5 कंपनियों के शेयर थे, उन्होंने घर चेंज कर लिया, तो फिजिकल है तो 5 कंपनियों को लेटर लिखेंगे। और अब क्या लेटर लिखेंगे? वो किसको बताएंगे? जहां पर डीपी के पास डीमेट अकाउंट है, सारी कंपनियों में ऑटोमेटिकली एड्रेस चेंज हो जाएगा। ऐसे ही नॉमिनी माइनर कैन बी मेंबर इन कंपनी। तो गार्जियन का एक लेटर लगता था, तो पहले उसको 10 जगह लेटर डालना पड़ता था, अब क्या हुआ? सिर्फ एक लेटर एक जगह जाएगा। तो ये आप रीड करके आना, होमवर्क दे रहा हूं। और देखो इसी से ये 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखो, बून टू कैपिटल मार्केट एंड इन्वेस्टर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट, इन दोनों में आपको आंसर क्या देना था? बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। ये 7 पॉइंट ये रीड करके आओगे। नेक्स्ट क्लास में इसको सिंप्लीफाई करके लिखवाऊंगा। ठीक है जी, ब्रेक लो, फिर ईसीएल शुरू करते हैं।